Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic cost function. या हम इसको cost output relationship के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि हमने स्टडी किया था, जो cost analysis है, हम उसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम cost के बिहेवियर को प्रॉपरली अप्रेज कर सकते हैं in terms of scale of operation, size of output and several other factors. यानी कि जो प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर का स्केल ऑफ ऑपरेशन है या जो उसका साइज ऑफ आउटपुट है या कोई भी अदर फैक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अगर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को अप्रेज करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तो उसके लिए हम कॉस्ट एनालिसिस का यूज़ करते हैं और कॉस्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है इसके लिए, जिसके बेसिस पर हम कॉस्ट के बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं. लेकिन इस कॉस्ट फंक्शन को हम प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव करते हैं. तो इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन क्या करता है? कॉस्ट फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट, एज्यूमिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट. यानी कि जो कॉस्ट के अदर डिटरमिनेंट्स हैं उनको कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हुए कॉस्ट फंक्शन के बेसिस पर हम लेवल ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट के फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं. इनमें हम जिन डिटरमिनेंट्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, उन डिटरमिनेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं यूटिलाइजेशन एंड साइज ऑफ प्लांट्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, स्टेट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, स्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट, लॉट साइज, एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं जिनको हम कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट रखते हुए जब हम लेवल ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट के फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं. पॉइंट विल बी क्लियर. तो अगर मुझे कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशनशिप को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ इसका. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, जहाँ C किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो Q है वो क्वांटम ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्वांटम ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करती है. यानी कि अगर क्वांटम ऑफ आउटपुट यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर क्वांटम ऑफ आउटपुट कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी. ठीक है. अब हम जब कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट. तो इसके बेसिस पर कॉस्ट फंक्शन भी दो टाइप के होंगे. एक तो होगा आपका शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और दूसरा कहलाता है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. तो पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन. द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन. क्या मतलब है उसका? Short run cost function studies the functional relationship between level of output and total cost in short period of time when some of the factors are fixed and some other are variable, assuming constancy of other determinants of cost. यानी कि यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट्स, जो कॉस्ट के डिटरमिनेंट्स हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है, और उसको कांस्टेंट एज्यूम करते हुए जब हम लेवल ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट के रिलेशनशिप को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं एक फंक्शन के बेसिस पर, तो इस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें जो फर्म है वो लेवल ऑफ आउटपुट को एक लेवल तक ही मेंटेन कर पाती है. यानी कि मार्केट में जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को एडजस्ट कर नहीं कर पाती है, और यहाँ इसको कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रखना पड़ता है और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखना पड़ता है. जैसे लैंड, कैपिटल, ये फैक्टर्स तो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन जो लेबर है उसको ये वेरिएबल रखते हुए अपने कॉस्ट फंक्शन को फॉलो करती है. तो ऐसे कॉस्ट फंक्शन को हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन का नाम देते हैं. ठीक है. अब जब हम इसके शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा. कौन कौन से इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो स्टडी किए जाएंगे? द फर्स्ट वन इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वन इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड वन इज द टोटल कॉस्ट, फोर्थ वन इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज द एवरेज कॉस्ट, एंड द लास्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट. तो ये जो है ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन. तो इन कंपोनेंट्स में से हम पहला कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. क्या मतलब होता है? व्हेन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एंड सो ऑन, इट इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट. यानी कि जब हम डिफरेंट टाइप के फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग पर कॉस्ट को इनकर करते हैं तो इसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं. यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड फैक्टर में एम्प्लॉय किए जाने वाली कॉस्ट को डिटरमाइन करता है. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इसका नाम ही फिक्स्ड कॉस्ट है. तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा इनकर की जाती है जब इसको अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना होता है. तो अगर प्रोडक्शन करना है तो इन पर्टिकुलर कॉस्ट को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, वेदर
चाहे आउटपुट उसका लार्ज है, स्मॉल है या जीरो भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो शॉर्ट रन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो लेवल ऑफ आउटपुट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है, इसको इनकर करना ही पड़ेगा। चाहे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट को लार्ज लेवल पर ले जाओ, स्मॉल लेवल पर ले जाओ या फिर जीरो ही क्यों ना रखो, लेकिन आपको ये कॉस्ट बियर करनी ही होती है। तो इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। फिक्स कॉस्ट कर्व को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ये कैसा होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स है। तो इसी वजह से आउटपुट का लेवल चाहे जीरो है या फिर आपका ज़्यादा है या कम है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसका कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने कर्व पर शो कर रखा है। एक्स एक्सिस में मैंने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस में मैंने फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। और एक पैरेलल लाइन खींचिए एक्स के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये किसको शो कर रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट को। ये शो कर रही है कि चाहे आउटपुट आपका जीरो है, चाहे आपका आउटपुट ज़्यादा है या कम है, टोटल फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, दैट इज नोन एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या मतलब है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वेरी करेगी जो कॉस्ट, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स कमीशन एंड सो ऑन। यानी कि जब आप वेरिएबल फैक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट पर जिस कॉस्ट को इनकर करते हो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। जैसे रॉ मटेरियल को आपने परचेज करा, डायरेक्ट लेबर को परचेज करा, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स कमीशन, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपको इन पर्टिकुलर फैक्टर्स पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करोगे तो इन पर पैसा कम खर्च होगा। तो यानी कि ये वेरी कर रही है, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है इन कॉस्ट में भी चेंज हो रहा है। इसी वजह से इसको हम वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आउटपुट के साथ में ये डायरेक्टली वेरी करती हैं, ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम आउटपुट कम वेरिएबल कॉस्ट। और अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट का नाम भी देते हैं। ग्राफिकली हम इस कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, जहाँ मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है आउटपुट को और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है मैंने वेरिएबल कॉस्ट को। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। तो पहले तो ये जो हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और फिर इसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ये शो कर रहा है कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता चला जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो कुल मिला के जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के लेवल पर डिपेंड करती है। लेवल ऑफ आउटपुट जीरो है तो ये जीरो, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। ओके, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट टू अ प्रोड्यूसर फॉर द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जो हमने अभी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शेयर किया था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा TFC प्लस TVC। यानी जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये भी एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है, जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इनवर्स एस शेप होती है, इसी तरीके से जो टोटल कॉस्ट है उसकी भी इनवर्स एस शेप होती है। यानी कि ये भी लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और लेवल ऑफ आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो टोटल जो कॉस्ट है वो लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करता है। और टोटल कॉस्ट को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगर मैं इसका कर्व ऑब्टेन करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों कर्व को प्रॉपर्ली ऐड करना पड़ेगा। और कैसे हम इसको ऑब्टेन करेंगे, ये मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, जहां मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को और वाई एक्सिस पर कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैंने TFC कर्व को ड्रॉ करा है, ठीक है। तो TFC कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ किया है जो रिवर्स एस शेप में है, ठीक है। अब जहां टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं वहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल एक कर्व को ड्रॉ करूं तो ये जो कर्व है ये टोटल कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, जो किसके बराबर होगा, TFC प्लस TVC के बराबर होगा। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जैसे मैंने TFC लिखा है, तो वो TFC यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है अगर वो टोटल फिक्स कॉस्ट से इंक्रीज हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट में। इसका मतलब टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा, इट इज ऑल्सो इनवर्स एस शेप कर्व, जो आउटपुट के लेवल पर डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ, लेकिन इसमें खास बात क्या होगी, जब लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होगा तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, और जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते चले जाओगे टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट कर्व को ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज द
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हम AFC के नाम से भी जानते हैं। AFC का मतलब क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि जब हम पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में, तो हम उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करा जाता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? AFC इक्वल टू TFC अपॉन Q, जहाँ Q क्या है? टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए TFC का कर्व क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर मैं और Q से डिवाइड कर रहा हूँ उसको, तो जैसे जैसे मैं लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करता चला जाऊँगा, उससे क्या होगा? TFC की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी, TFC अपॉन Q की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। अपॉन 1 करोगे वैल्यू ज़्यादा होगी, अपॉन 2 करोगे पहले से कम हो जाएगी, अपॉन 3 करोगे और कम हो जाएगी, अपॉन 4 करोगे और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते चले जाओगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू भी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका कर्व होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ मैंने एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे मैं आउटपुट को इंक्रीज करता चले जा रहा हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। और नेक्स्ट कंपोनेंट हम स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इसको हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। ABC क्या होगी? जैसे आपने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट कहा था, ऐसे ही जब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के रेफरेंस में, तो उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। कैसे कंप्यूट किया था इसको ना? इसे कंप्यूट करने के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करना होता है। तो जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। हाँ, Q लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? पहले तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले तो डिक्रीज होगा, फिर अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंचेगा और उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा? यू शेप्ड। जैसा कि मैंने इसको राइट साइड में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट को कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे मैं आउटपुट को इंक्रीज कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? सबसे पहले तो लगातार फॉल हो रही है इनिशियली, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न का केस बनता है। फिर जब अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है, जिसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का नाम देते हैं, और फिर यहाँ से ये इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि अब डिक्रीजिंग रिटर्न को प्रोवाइड करती है। और डिक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग MP की वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा? यू शेप्ड होगा, जैसा कि मैंने इसको राइट साइड में कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।